अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान साद शरीफ और आप देख रहे हैं NNE। नाज़रीन, प्रोग्राम बिज़नेस टुडे में आज मेरे साथ रियल इस्टेट एजेंसीज़ की दुनिया का एक बड़ा नाम, एक बड़ी शख्सियत नूर अहमद अबड़ेजो साहब मौजूद हैं। जी नाज़रीन, नूर अहमद अबड़ेजो साहब जो हैं वो प्रोग्रेसिव ग्रुप के फाउंडर हैं और साथ ही साथ आप डेफ्लेरिया डिफेंस क्लिफ्टन रियल इस्टेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी रहे हैं। तो नाज़रीन, आज हम जो है वो अबड़ेजो साहब से जानने की कोशिश करेंगे इस फील्ड के बारे में, जो मसले मसाइल हैं और इस फील्ड की चंद गहराइयों के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। आइए आपको लेके चलता हूँ नूर अहमद अबड़ेजो साहब की तरफ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। अबड़ेजो साहब, कैसा चल रहा है माशाल्लाह कारोबार? अल्हम्दुलिल्लाह कारोबार तो मैं पिछले 26 साल से इससे मुंसलिक हूँ, तो कारोबार अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पाकिस्तान की जो पोजीशन है वो सबके सामने है, लेकिन आपने देखा होगा सिर्फ एक इंडस्ट्री है जो पूरे मुल्क में चलती है, वो रियल इस्टेट है। और किसी भी मुल्क की जो रियल इस्टेट इंडस्ट्री होती है उसको इंजन ऑफ इकोनॉमी कहा जाता है। बिल्कुल। तो इस वजह से जो भी बाहर से इन्वेस्टमेंट आती है, जो लोकल इन्वेस्टर्स होते हैं, उनकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी होती है कि वो रियल इस्टेट में पैसा लगाए। बिल्कुल। अबड़ेजो साहब, क्या समझते हैं कि ये फील्ड जो है वो किन लोगों को सूट करती है? देखें, पहले तो हर कोई रियल इस्टेट में आपको पता है कि आ जाता था, जो काम कहीं ना कर सकता था वो रियल इस्टेट में आ जाता था। लेकिन अब आपको पता है कि ये एक इंडस्ट्री का दर्जा अख्तियार कर गई है। इससे मुंसलिक तकरीबन 72 इंडस्ट्रीज़ हैं जो रियल इस्टेट के शोबे में काम करती हैं। और पाकिस्तान की जो रियल इस्टेट मार्केट है अनकरीब वो इंटरनेशनल मार्केट होने जा रही है। सीपेक के बाद जो इन्वेस्टमेंट आ रही है, तो इसमें अब पढ़े लिखे लोगों का और इसमें चंद इंस्टीट्यूट बने हुए हैं जहां से सर्टिफिकेट, जहां पे बेसिक रियल इस्टेट की नॉलेज है, उन लोगों को जो रियल इस्टेट में आना चाहते हैं उनके लिए वो बहुत ज़रूरी हो गया है कि पहले नो हाउ उनकी हासिल करें, उसके बाद रियल इस्टेट में है। आप क्या समझते हैं कि अगर एक आम आदमी इस फील्ड की तरफ आना चाहता है तो उसको कितने पैसों की ज़रूरत पड़ती है इस फील्ड में जो है वो स्टार्टिंग के लिए? देखिए, रियल इस्टेट का जो काम है, इसमें जो वो बेसिक चीज़ों की ज़रूरत होती है वो आपकी नॉलेज की होती है। पैसे इसमें इन्वॉल्व नहीं होते। पैसे आप जो काम कर रहे होते हैं या पूरी इंडस्ट्री जो काम कर रही होती है, रियल इस्टेट एजेंट जो काम कर रहा होता है, उसमें वो अपने इन्वेस्टर्स को अपनी साख और बहुत सी चीज़ें हैं जो लेके वो चल रहा होता है। इनिशियली मैं समझता हूँ अगर किसी के पास 10-15 लाख रुपया है तो वो ये अपना कारोबार स्टार्ट कर सकता है। कोई ऑफिस ले ले और ऑफिस में एक स्टाफ होता है जो बेसिक नीड होती है जिसकी, जिसमें पियोन है, एक ऑपरेटर है और एक जो है राइडर या सर्वेयर जिसको हम कहते हैं, जो ला के चीज़ें देता है, उनकी ज़रूरत होती है। और उसके बाद इस फील्ड में जो आदमी पैसे कमाता है वो अपने एक्सपीरियंस से कमाता है। जिस तरह एक्सपीरियंस होता जाएगा तो उस तरह उसके इन्वेस्टर्स भी बढ़ते जाएंगे और उसको नॉलेज भी। जो ये काम है रियल एस्टेट का, ये इतना आसान क्यों समझा जाता है कि ये जिसको कुछ नहीं आता कहते हैं कि वो रियल एस्टेट का काम करना शुरू कर देता है? आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं? नहीं, मैं नहीं इस बात से इत्तेफाक करता। ये आसान काम बिल्कुल नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। आपको एक एक चीज़ की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, आपको वैल्यूएशन होनी चाहिए। देखें, जब तक आपको पूरी इंफॉर्मेशन नहीं होगी जहां आप काम कर रहे हैं, बिल्कुल, तब तक आप को पता ही नहीं होगा। आपके सामने आके एक बंदा बैठेगा और बोलेगा कि जी फेज 6 से या डिफेंस में या क्लिफ्टन में अपार्टमेंट्स के क्या रेट चल रहे हैं, प्लॉट्स के क्या रेट हैं, शॉप के क्या रेट्स हैं। उसकी अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप कुछ कर नहीं सकते। तो ये काम बहुत मुश्किल है। उसके बाद इसकी डॉक्यूमेंटेशन जो है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन बहुत होनी चाहिए। मैं इस तवज्जुह से चलता चलूं कि ये जो लोग कहते हैं ना रियल इस्टेट का बहुत आसान काम है, और वो लोग जो आ जाते हैं, एक नेगेटिविटी फैलाई है ये उन लोगों ने फैलाई हुई है जो कुछ कर नहीं सकते। हमारे मार्केट में इस वक्त अनफॉर्चुनेटली ऐसे भी कुछ लोग हैं जो आते हैं और फिर आम रियल इस्टेट से काम करके अपनी साख बना के फिर चीटिंग का आंसर जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो इसीलिए जो डिफेंस क्लिफ्टन एसोसिएशन बनी हुई है हमारी डिफ्लेरिया, उसमें हम जो मेंबर लेते हैं उसमें उसका एनटीएन होना और कम से कम भी उसको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसके बाद वो हमारा मेंबर बन सकता है। आप क्या समझते हैं कि जो नौजवान नस्ल है उसको इस काम में आगे आना चाहिए?
बिल्कुल जी, मैंने जैसे पहले कहा कि ये इंजन ऑफ इकोनॉमी होती है किसी भी मुल्क की, तो जितना रियल एस्टेट में पैसा है, और पाकिस्तान में तो अनफॉर्चुनेटली और कोई ऐसी चीज़ चली नहीं रही आपके नॉलेज में, जी सिर्फ रियल एस्टेट है। जिससे भी आप बात करेंगे, वो चाहे राइस का काम करता हो, जी चाहे ब्यूरोक्रेट हो, चाहे वो बैंकर हो, चाहे किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता हो, अल्टीमेटली उसकी जो सेविंग होती है वो रियल एस्टेट में आप लगती क्या है। समझते हैं कि रियल एस्टेट का जो काम है, इसका कोई शॉर्टकट तरीका भी है पैसे कमाने का? लोग अक्सर ये समझते हैं कि हम रियल एस्टेट के काम में आ जाते हैं और रातों रात अमीर हो जाएंगे। आप क्या नहीं, समझते हैं? बिल्कुल नहीं है, शॉर्टकट है नहीं। शॉर्टकट वो लोग करते हैं जो आखिर में उनका जो एंड अप होता है वो फ्रॉड करके और पैसे लेके लोगों से बाहर चले जाते हैं, भाग जाते हैं। ऐसे बहुत से मिसाल हमारे फील्ड में चल यानी वो रहे होते इलीगल हैं। तरीका है, लीगल तरीके से ऐसा लीगल कोई रास्ता तरीके से नजर नहीं देखें, आता। इसमें नंबर वन जो है ना, अगर आप जितना ऑनेस्ट होंगे, जितना आपके काम की नॉलेज होगी, आप उतना कामयाब होंगे। और क्योंकि आपको पता है कि पैसा जहाँ भी इन्वॉल्व होता है वहाँ लालच का आंसर भी होता है। बिल्कुल। तो उन चीज़ों को साइड पे रखें, और उन उन लोगों के साथ फिर बहुत बुरा होता है आखिर में। जो जो चीज़ें पुलिस वो बहुत से वो शहर टू शहर भागते रहते हैं, या तो फिर कोशिश करते हैं कि बाहर भाग जाएं जी और यहाँ ना रहें, तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है सरवाइव करना पाकिस्तान में। जो चीटिंग फ्रॉड करके और शॉर्टकट की तलाश में आते हैं, करके जाते हैं। सर, आप तो क्या समझते हैं कि रियल एस्टेट के काम में क्या झूठ का सहारा नहीं लेना पड़ता? मैं नहीं समझता झूठ का सहारा लेना पड़ता है, इसलिए कि इस वक्त जो आपका जो इन्वेस्टर या जो बायर होता है, जो मार्केट में जिसको कोई चीज़ चाहिए होती है, उसको बहुत नॉलेज, हमसे ज़्यादा उसको नॉलेज होती है। तो इसलिए अगर आप झूठ बोलेंगे तो आपसे कोई फिर काम नहीं कर सकता। तो मेरी तो इस तवज्जुह से, आपके तवज्जुह से, ये मेरी सब दोस्तों को ये रिक्वेस्ट होगी कि ईमानदारी के साथ करें, और ईमानदारी से आप काम करेंगे तो मैं समझता हूँ आप, इतनी बरकत है उस काम में कि आप संभाल नहीं सकते। तो आप हमेशा ऑनेस्टी को अपनी जो है नंबर वन आपका जो है वो प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आपको ऑनेस्ट होना बहुत ज़रूरी ऑनेस्ट है। होना बहुत जरूरी है। जी हाँ। अच्छा बड़े साहब, 2 साल जो है माशाल्लाह से आप इक़्तिदार में रहे, आपने रियल एस्टेट एजेंट्स के लिए किन मसाइल का आपने हल निकाला? क्या लाएअमल था आपका? हमारे जो है ज़्यादातर जो मसाइल होते हैं वो डिस्प्यूट होते हैं, जो एजेंट टू एजेंट और एजेंट टू ओनर होते हैं, जो कमीशन लोगों के खा जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में अभी तक ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं बना है कि जो इन चीज़ों को देखे। जी और हमारी पूरी कोशिश होती है कि जब आदमी उस सीट पे होता है, एज अ प्रेसिडेंट होता है, तो उसकी पहली ये कोशिश होती है कि प्यार मोहब्बत से जिस एजेंट के पैसे किसी ने खाए हैं तो वो रिकवर हो जाए। जी और उसके साथ टैक्सेस के इशू है, उसके साथ बहुत से ऐसे इश्यूज़ हैं जिसको मैं समझता हूँ कि हल करने की बहुत ज़रूरत होती है। सर, DNFBP का एक नोटिस आया जिसके बाद हमें ये पता लगा कि तमाम एजेंट्स को जो है वो रजिस्टर कराना कंपनी से बहुत ज़रूरी है। तो आपका इस पे, आप इसको कैसे देखते हैं? कितने लोग आप लोगों ने रजिस्टर कराए, और आप क्या समझते हैं कि क्या दूसरी कंपनी से भी रजिस्टर कराए होंगे? देखिए जी, ये तो आपको पता है कि ये फेटफ का इशू है, और पाकिस्तान इस वक्त ग्रे लिस्ट में है। और रियल एस्टेट जो है वो DNFBP में उन्होंने काफ़ी मैंने सेमिनार्स अटेंड किए, और अभी जो मौजूदा प्रेसिडेंट है उसने और जनरल सेक्रेटरी ने ये मैसेज चला है कि जी लोग रजिस्टर हो जाएं। और मैं समझता हूँ डिफेंस क्लिफ्टन से काफ़ी लोग रजिस्टर हुए हैं, और इसका क्या आगे जाके असर होगा रियल एस्टेट पे उसको तो अल्लाह ही जानता है। लेकिन अब जो आगे होगा वो फिर देखा जाएगा। अभी कुछ दिनों पहले पेशावर में कुछ नोटिस आए थे जो रजिस्टर थे, जी तो लोग काफ़ी परेशान हुए थे। लेकिन हमारी एसोसिएशन ने तो सबको बोला कि आप रजिस्टर हो। तो सर, अगर यहाँ पर देखें, हमने मार्केट एक सर्वे किया, उसके बाद हमें ये चीज़ मालूम हुई कि ज़्यादातर लोगों को जो मसले मसाइल हैं, उनका कहना ये है कि हम डील्स तो फाइनल करवा देते हैं, लेकिन उसके बाद जो है हमारा जो कमीशन है, या तो वो परचेजर जो है वो ले जाता है, या तो फिर जो हम बीच में से कोई ना कोई हमारा कमीशन मार लेता है, कोई ना कोई हमारा कमीशन जो है ना वो हमें नहीं मिलता। तो इसको आप कैसे देखते हैं कि इसका कौन जिम्मेदार है? देखिए, मैंने एक SOP बनाई थी, वो बाहर मेरे ऑफिस में भी लगी हुई है कि जब तक आप देखें, हमारे यहाँ ये मसला होता है कि हमारी कमीशन जो होती है वो वर्बली होती है। जी और जैसा कि आपको पता है कि हमारे यहाँ वैल्यूएशन का बड़ा मसला है। बड़ा मसला है। जी
तीन वैल्यूएशन चल रही होती है, एक डीसी रेट होता है, एक एफबीआर रेट होता है और एक फेयर मार्केट होता है। और हमारी जो डील होती है वो फेयर मार्केट पे होती है और एग्रीमेंट में लोग लिखवाते नहीं हैं। इस प्लेटफॉर्म से मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई जो भी रियल एस्टेट एजेंट डील करे, चाहे वो रेंट की हो, सेल की हो, अल्लाह के वास्ते आप वो ज़रूर रिटन में ले आएँ। आप उस अनऑफिशियल एग्रीमेंट में उसका होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप वो नहीं करेंगे तो हमें जो मुश्किलात हमने फ़ेस की, क्योंकि वर्बली जो है वो लोग मुकर जाते हैं कि जी हमने तो बोला नहीं। हमारे जो रियल एस्टेट के लोग हैं वो बहुत इनोसेंट हैं। जो आगे शातिर किस्म के लोग ओनर होते हैं वो ये बोलते हैं कि भाई हम आपका कुछ कर लेंगे। कुछ करने का ये है कि एक अगर 18 करोड़ की कोई डील हुई है तो बंदा कहता है यार 1-2 लाख रुपया 18 लाख में से कम कर देगा। वो आखिर में उस बेचारे को 50,000 या लाख रखता है, तो उसके बाद वो दौड़ता हुआ हमारे पास आता है। लेकिन हम पूरी कोशिश करते हैं प्यार मोहब्बत से उनको हल करने की, लेकिन जब तक रिटन में चीज़ नहीं होगी तो हम फिर आगे कुछ नहीं कर सकते। और ऐसा कोई प्लेटफॉर्म बना नहीं है इधर। जो भी इतनी महंगी चीज़ें लेते हैं लोग, वो थ्रेट करते हैं। वो कोई कहता है कि मेरा मामा पुलिस में है, कोई कहता है मेरा चाचा जनरल है। इस तरह की धमकियां देते हैं रियल एस्टेट एजेंट बेचारे को। फिर मैं समझता हूं कि 80% तो रिकवर हो जाता है, लेकिन 20% फिर भी नहीं हो पाता। साहब जितनी भी यहाँ पर जो है वो एसोसिएशन है, अक्सर सुनने में आया है कि हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा कर रही होती है कि हमारी जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो एफबीआर के जो है ना वो बराबर हो। तो एफबीआर और डीसी के जो है रेट्स में इतना फ़र्क क्यों है? आप क्या समझते हैं, कौन जिम्मेदार है और ऐसा क्यों है? देखिए, ये तो 73 साल से लोग इसको कहते हैं कि जी रियल एस्टेट में जो है वो ब्लैक मनी पार्क होती है। मैं समझता हूँ कि ये अनडॉक्यूमेंटेड पैसे होते हैं और ये पैसे गवर्नमेंट की नाकिस पॉलिसीज़ की वजह से ये सिचुएशन बनी है। और अभी भी गवर्नमेंट फेयर मार्केट पे नहीं आ रही, मुझे नहीं पता क्यों नहीं आ रही। लेकिन लोगों का ये खदशा है कि अगर फेयर मार्केट होगी तो उसका बायर जो है वो कैसे आएगा, उनसे सोर्स ऑफ इनकम पूछा जाएगा। तो हमने कुछ प्रपोजल्स भी दी थी कि इसके लिए कोई ऐसा प्रॉपर्टी की फेयर मार्केट को जो है वो अनकेप किया जाए कम से कम 5 साल के लिए, ताकि ये जो अनडॉक्यूमेंटेड पैसे हैं वो सबके लीगल तरीके से हों। उस पर बिल्कुल टैक्स लगाएं और जो गेन टैक्स इन्होंने लगाया उसको भी फिक्स कर दें 1 या 2% पे। तो लोग, उससे क्या होगा कि गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी जाएगा जी। और ये जितने लोगों के पैसे पड़े हुए हैं वो सारे वाइट होंगे। सर, आप क्या समझते हैं कि रियल एस्टेट का जो काम है वो सिर्फ डिफेंस क्लिफ्टन तक ही जो है वो कामयाब है, या फिर आप ये समझते हैं कि कराची में बल्कि पूरे पाकिस्तान में ये जो है काम बहुत अच्छा है? नहीं, इस वक्त आप ये सोचे कि जो सर्वे आया है 2021-22 का, उसमें नंबर 1 पैसे जो आए वो इस्लामाबाद में लगे हैं, लाहौर में बहुत लगे हैं। कराची तो आपको पता है कि पूरे पाकिस्तान का 68-70% रेवेन्यू यहाँ से कलेक्ट होता है। तो पैसे अब दूसरी जगहों में भी लग रहे हैं। हैदराबाद में गया, क्योंकि मैं बेस हैदराबाद हूँ, तो हैदराबाद में भी जो वैल्यूएशन है मैं समझता हूँ ऑलमोस्ट कराची के करीब है, डिफेंस क्लिफ्टन के करीब है। जो आप क्या समझते हैं कि किस हुकूमत में जो है वो रियल एस्टेट का काम बहुत स्ट्रॉन्ग रहा? मैं समझता हूँ जो पॉलिसीज़ इमरान खान की थी हुकूमत की, और जो उसने बेनिफिट दिए, रियल एस्टेट को इंडस्ट्री का दर्जा दिया, और बहुत सी CVT ख़त्म हुई, और प्रॉपर्टी जो फर्स्ट बाइंग आप करें तो उसका सोर्स ऑफ इनकम नहीं पहुंचा जाएगा। तो मैं समझता हूं जितनी भी कंड्यूसिव एनवायरनमेंट इमरान खान ने दी जी। और आगे देखते हैं इन लोगों की क्या पॉलिसीज़ होती हैं। सर, मुल्क की तरक्की में इसका कितना अहम किरदार है रियल एस्टेट की दुनिया का? देखिए, रियल एस्टेट जो है नंबर 1 एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर में जी। और नंबर 2 जो एम्प्लॉयमेंट है वो रियल एस्टेट में है। और हमारा GDP तकरीबन 2% GDP जो ग्रोथ है उसमें अब रियल एस्टेट का कंट्रीब्यूशन है। जैसे मैंने पहले कहा कि बाहर से तकरीबन $31 बिलियन के करीब रिमिटेंस आते हैं, उसमें से मैं समझता हूँ 80% जो पैसे हैं वो रियल एस्टेट में लगते हैं। तो रियल एस्टेट का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए। सर, आज के नौजवान को भी पैसे कमाने की कोई कुंजी बता दें। बस हार्ड वर्क दिल से करें, कोई भी काम करें। देखें, इंसान उस वक्त तक कामयाब नहीं होता जब तक उसको जुनून ना हो। जब तक आप जुनून की हद तक काम करेंगे तो आप कामयाब होंगे। अगर आप ये सिर्फ, जैसे कहते हैं ना कि मैन प्रोपोजेस गॉड डिस्पोजेस,
और आप काम करें, बाकी अल्लाह पे छोड़ दें, क्योंकि ये हमारी जो है हवाई रोज़ी है, इसमें आपकी मेहनत जो है ना वो उसका बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। और सीरियसली आप इस पे काम करेंगे तो फिर कामयाबी अल्टीमेटली 100% आपकी होगी। तो नौजवानों को मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप मेहनत करें, दिल से काम करें, बाकी अल्लाह पे छोड़ें, वो करेगा और इंशाल्लाह जो मेहनत करता है वो पाता है, कामयाब होता है। थैंक यू सो मच सर। वेलकम। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि आज हमारे साथ मौजूद थे नूर अहमद अबरेजो साहब, जिन्होंने रियल इस्टेट की दुनिया पर खुल के रोशनी डाली और अपने मुफीद मशवरे से आज के नौजवान को यही मशवरा दिया, यही बताया कि आप जो भी काम करें वो मेहनत और लगन के साथ करें और प्योरली जो है वो उसको किसी चीज़ के अंदर जो है ना आप चोरी या फिर किसी चीज़ को जो है आप 2 नंबर तरीके से करने की कोशिश ना करें, वो काम आपका ज़रूर फ्लॉप होगा। अगर आप ईमानदारी से काम करेंगे तो आप ज़रूर कामयाब होंगे। नाज़रीन, इसी के साथ अपने मेज़बान साद शरीफ को इजाज़त दीजिएगा। इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट मैसेज के साथ आपसे एक नए मैसेज के साथ आपसे बात होगी। इसी के साथ अपने मेज़बान साद शरीफ को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।